आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 32,51,457 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 2,29,813 की मौत हो चुकी है, जबकि 10,18,724 ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 2,502 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक 62,175 अफराद की जान जा चुकी है। यहाँ सबसे ज़्यादा 10,68,562 मुतासिर हैं, जिसमें 1,48,013 अफराद ठीक हो चुके हैं। यहाँ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी रियासतें बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। अकेले न्यूयॉर्क में 3 लाख मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 22,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। न्यू जर्सी में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक 1823 नए मामले सामने आने के साथ ही मुतासिरों की तादाद बढ़कर 33,000 से ज़्यादा हो गई है। और इस दौरान इस इन्फेक्शन की वजह से 67 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,075 हो गई है। मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में कोरोना के अब तक मजमूई तौर से 33,610 मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना से मुतासिर लोगों के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 576 अफराद के सेहतयाब होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 8,373 हो गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज शाम जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से संगीन तौर से मुतासिर महाराष्ट्र में मुतासिरों की तादाद में एक दिन में 597 नए मामले दर्ज होने के बाद मुतासिरीन की तादाद 10,000 के करीब यानी 9,915 पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 32 और लोगों की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 432 हो गई है। Sir, how many RT-PCR tests at present does India have, and how many more will import in the coming days? What is the estimate timeline? Sir, as we have discussed earlier also, RT-PCR test availability from one single lab. Today we have taken it to 292 government facilities and 97 private facilities across the country. So we have progressively scaled it up, and from the fact that we were doing few hundreds per day, now just to bring to your kind notice, we have come to the level where yesterday in the country 58,686 tests have been done. And if you see the average number of tests performed per day for the RT-PCR in the country for the last 5 days, the figure has progressively increased and it has come to 49,800 tests on an average per day conducted in the last 5 days. The point I would like to submit and highlight to you presently is that it is important to understand that as and when whatever capacity needs to be created in terms of testing for RT-PCR test, country has kept on progressively increasing its capacity, and it has ensured that all people who needed to be tested as per the protocol get tested. जैसे जैसे लॉकडाउन के अख्ताम का वक्त करीब आ रहा है, अवाम में तवक्कुआत और खदशात में इजाफा हो रहा है। आइंदा 1 या 2 दिन में हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी, इसका अंदाज़ा नहीं है। मरकज़ी हुकूमत के पास तो कोरोना से लड़ाई के लिए कोई ठोस मंसूबा है ही नहीं। ये सारी लड़ाई रियासती हुकूमतें अपने तौर पर लड़ रही हैं। पंजाब में लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया है, जबकि मगरबी बंगाल ने अपना एक मंसूबा बना लिया है। तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को नाफिज किया गया था। हुकूमत की माने तो इस मकसद में बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। मुस्बित मामलात की तादाद में कुछ हद तक कमी आई है, ताहम ख़तरा पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में क्या हुकूमत लॉकडाउन में तोसी करेगी या फिर यह बर्खास्त कर दिया जाएगा, इस बारे में शुकूक पाए जाते हैं। अवाम जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं वो अपने मकामात को वापस जाना चाहते हैं, व्यापारी कारोबार करना चाहते हैं, मजदूर रोज़गार चाहते हैं और दीगर अवाम इस बंदिश से आज़ाद होना। बड़ी हद तक अवाम का ये मानना है कि लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। सिर्फ उन मकामात पर जहां ज़्यादा मुस्बित मामला सामने आए हैं लॉकडाउन जारी रहेगा और जहां कोरोना के मामला दर्ज नहीं हुए लॉकडाउन से आज़ाद रहेंगे। ताहम इस पर भी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। हर कोई लॉकडाउन के बारे में अपने ख्याल के मुताबिक तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन जब तक हुकूमत कोई फैसला नहीं लेती उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता।
कुछ माहिरीन ने यह राय दी है कि शदीद तौर पर मुतासिरा इलाकों में लॉकडाउन नाफिज रहे और कोरोना से पाक इलाकों में शराइत के साथ इसमें आसानी दी जाए। मुल्क गिर और हमागिर बंद की वजह से तमाम तरह के काम कारोबार बंद हैं और ये बहुत बड़ी माशी मार साबित हो रही है। कोरोना के अलावा अब मुल्क और रियासत को माशी इन्हिताज से भी लड़ना है। बड़े पैमाने पर रोजगार का भी मसला है और बाज़ाबात कारी का भी। अगर लॉकडाउन से निकलने का कोई जामे मंसूबा नहीं बनाया जाता तो ये तबाहकुन हो सकता है। अगर वायरस मजीद फैलता है तो उसका खुमियाजा आवाम की एक बड़ी तादाद को भुगतना पड़ेगा। तमाम पहलुओं से जायज़ा लेने के बाद ही लॉकडाउन से मुतालिक फ़ैसला हो सकता है। ऐसे में आवाम के जहनों में तवक्कुआत व खदशात में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से पैदा इक़्तिसादी हालात से निपटने के बड़े चैलेंज के दरमियान कोरोना वबा से लड़ते हुए इक़्तिसादी तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए गरीबों को तरक्याती कामों से जोड़कर उन्हें पैसा और खाना फराहम कराना ज़रूरी है। रघुराम राजन ने जुमेरात को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली बातचीत में तबादला ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस बड़ा चैलेंज है, लेकिन लॉकडाउन को तवील अरसे तक जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने खबरदार किया कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो मुल्क की मईशत पर इसके मुहलिक असरात होंगे और बेरोजगारी में मुब्तला गरीबों के लिए जिंदगी का बहरान बढ़ जाएगा। Sentiment, how important sentiment and trust is to economics. And one of the things I'm finding during this COVID issue is that the real problem is the trust issue. People don't quite understand what is going to happen next, and so there is fear in the system. You talked about unemployment. We had a big high level of unemployment that's now going to be massive. How do we think about unemployment going forward 2-3 months from now when the impact of this thing actually hits? Well, the numbers are really worrying, right? If you look at CMI and says that, virtually 100 million more people have been put out of work as a result of this COVID. 50 million through unemployment, 60 million through leaving the labor force. Now, you can dispute what the particular survey does or says, but this is the only data we have. And the numbers are just mind-boggling. I think, again, this says we need to open up in a measured way, but as fast as possible, so that people start having jobs, because we don't have the capacity to support people across the spectrum for too long. And being a poor country, a relatively poor country, people start out with significantly lower reserves. But let me throw the question back at you. We see a lot of measures in the United States as well as Europe based on the kind of realities on the ground. The government in India, of course, has a different kind of reality. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 71 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज बरोज इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से जुमेरात को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1403 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामला सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामलात ज़िले करनूल में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले कृष्णा रहा, जहां 10 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। अब तक 321 अफराद रूबे सेहत हो गए हैं, जिनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। सबसे ज़्यादा रूबे सेहत होने वाले अफराद गुंटूर ज़िले के हैं। रियासत में इस वबा से मरने वालों की तादाद 31 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस के असरात का जायजा लेने के लिए मरकज़ की टीम 4 मई को आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। ये टीम कोरोना के असरात, ताज़ा सूरत हाल, लॉकडाउन पर अमल, कोरोना की जांच के तरीक़ेकार, कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद का तफसीली जायज़ा लेगी। इस टीम ने पहले ही एक और तेलुगु रियासत तेलंगाना का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान
उन तमाम उमूर का तफसीली अहाता किया गया है। अब आंध्र प्रदेश में ये टीम रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स के सिलसिले में किए गए इक़दाम का भी जायज़ा लेगी। इस तेलुगु रियासत में वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 22 नए मामला सामने आए हैं, जिसकी वजह से रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद 1038 तक जा पहुंची है। आज 3 अफराद की मौत भी हुई है। उनमें रामंतपुर के एक 48 साला शख्स, वंसरावलीपुरम के 76 बरस के शख्स और जियागुड़े के रहने वाले 44 साल के एक शख्स शामिल है। आज 33 अफराद डिस्चार्ज भी हुए हैं। रियासत में अब तक 442 अफराद इस मर्ज से ठीक भी हुए हैं। यानी रियासत में फ़िलहाल 568 अफराद का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है और मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। तेलंगाना की रियासती काबीना का अगला इजलास 5 मई को मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में 5 मई को 2 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इजलास में रियासती काबीना कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेगी और ये फैसला लेगी कि रियासत में जारी लॉकडाउन को 7 मई के बाद भी जारी रखना है या नहीं। काबीना के इजलास में रियासत की माशी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बहस होने की तवक्को है। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने को जाहिर करने के लिए कम तादाद में टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत को मुख्तलिफ मशवरे देने के सिलसिले में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई, तेलंगाना जनता समिति और दूसरे जमात के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अब तक 80,000 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं, जबकि तेलंगाना में सिर्फ 19,000 टेस्ट ही किए गए। उन्होंने कोरोना वायरस के टेस्ट करने के मामले में रियासती हुकूमत के रवैये को मुश्तबा करार दिया। इस सिलसिले में आज कुल जमाती कायदीन ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त पेश की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से फौत होने वाले अफराद के हर खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। इसी तरह लॉकडाउन से परेशान हाल हर गरीब खानदान को 5,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी में काफ़ी ताख़ीर हो रही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। बारिश की वजह से कई मकामात पर धान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अक़ल तरीन कीमत अदा करते हुए नुकसान पहुंचने वाले धान की खरीदारी करे। 40 किलो थैले में 2 किलो से ज़्यादा धान तरगो ना निकले। हल्दी, मौसम्बी, आम, नींबू की फसलों की खरीदारी के लिए हुकूमत आ गया है। मार्केट इंटरवेंशन फंड जारी करते हुए किसानों को राहत पहुँचाने का उन्होंने मुतालबा किया। वहीं तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रमना ने कहा कि किसानों के कर्ज की रकम फौरी माफ़ करने के इक़दाम किए जाएं। दीगर रियासतों में मुकीम तेलंगाना के लेबर्स को लॉकडाउन के दौरान माली इमदाद फराहम की जाए। ऑटो और कैब ड्राइवर्स लॉकडाउन की वजह से रोज़गार से महरूम हो गए हैं। इन तमाम अफराद को नकद रकम अदा की जाए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत जो रकम खर्च कर रही है, फौरी उसकी तफसीलात अवाम के सामने पेश करे। उन्होंने कहा कि रियासत के इस मुश्किल वक्त में हुकूमत अपोजिशन जमातों की राय हासिल नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि वह फौरी कुल जमाती इजलास तलब करते हुए राय हासिल करे। ముందుగా 22 మార్చిన తెలంగాణ లాక్డౌన్ మొదలైంది. ఈరోజు 30 ఏప్రిల్, సుమారు 38, 39, 40 రోజుల లాక్డౌన్. 40 రోజుల లాక్డౌన్లో మీరు చాలామంది నిరుపేదలకి వేరే ఎటువంటి పని చేసుకునే అవకాశం లేదు. మీరు కేవలం 1,500 రూపాయలు ఒక కుటుంబానికి ఇవ్వడం ఇది సరిపోదు. ఒక కుటుంబంలో నలుగురంటే 40 రోజుల లాక్డౌన్లో మీరు ఇచ్చింది మనిషికి 400 రూపాయలు. ఇది సరిపోదు, ఇది న్యాయం కాదు, ఇది అమానవీయం. మీరు ప్రతి కుటుంబానికి నెలకి 5,000 రూపాయలు బీపీఎల్ కుటుంబాలకు ఇవ్వాలి. తెల్ల కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి, తెల్ల కార్డు లేని వాళ్ళకి, बीपीएल कुटुंबाలందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి सब लोग जाके चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूरा कोरोना के ये माहौल में जो भी यहाँ की जो अभी हालात है वो हालात बताने का कोशिश था हमारा। सुमार 1 घंटा इसके लिए हमने इस्तेमाल की। तो हमने ये बताया कि ये अलग ऐसे ही हालात हम कभी नहीं देखे थे।
ऐसा है किसी बीमारी के वजह से पूरा यहाँ का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप गिरा। और ये माहौल में पहला तो सबका तंदुरुस्त बनाने का कोशिश होना चाहिए। हम ये बताया कि जो भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है, अभी जो मामूली बीमारी से हॉस्पिटल पहुंचते उनको भी इलाज होना चाहिए। साथ साथ में कोविड का जितने भी टेस्ट कर रहे वो संख्या बढ़ना चाहिए। दूसरे रियासत में से हमारे यहाँ बहुत कम होता है और वो टेस्ट बढ़ना चाहिए। और टेस्ट के लिए ज़िला अस्पताल और साथ साथ में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने कारोबार बंद हो गया, लोगों को कोई आमदनी नहीं है। उनको जो अभी सरकार ने मल्काजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जहां कोरोना वायरस की वजह से आवाम के लिए नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वहीं केटीआर के खानदान पर पैसों की बारिश हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर के ब्रदर निस्बती पीर राजेंद्र प्रसाद के रैक्सिस लाइफ साइंसेस के डायरेक्टर बनने के चंद दिनों के अंदर ही उस कंपनी को कई 100 करोड़ के टेंडर्स मिलना शुरू हो गए और अब हाइड्रोक्सिन कोलोराडो तैयारी के लिए 10,000 करोड़ का माहिदा किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फार्मा कंपनियों को छोड़कर इस नाम निहाद कंपनी को ये काम कैसे हासिल हुआ। राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखेंगे। इसके अलावा ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। अभी पूरा दुनिया कोरोना आके सब लोग मर रहा है, लाखों लोग धोखाना में है, मगर केसीआर साहब ने उनका धंधा तो नहीं छोड़े। उनके जो केटीआर के साला जो कंपनी है वो लक्ष्य लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके केंद्र सरकार ने उनको जॉइंट वेंचर किए, इसके 1000 करोड़ रुपए इनको मिलने वाले हैं। इसीलिए आज जो लोगों को चावल देना है, पैसे देना है, गरीब लोग है जो डेली वेजेस का है, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को कुछ मदद करने का छोड़ दे के इन खुद का धंधा कर ले रहा है। तो परसों अप्रैल 25 को केटीआर का साला जो राजेंद्र प्रसाद पाकाल है उनके कंपनी से केंद्र सरकार ने कुछ एग्रीमेंट किए। वो एग्रीमेंट के वजह से उनको वो कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एग्रीमेंट के वजह से ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उन एक्सपोर्ट भी कर सकते, तैयार भी कर सकते। केंद्र सरकार ने उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए निकाल के रखे R&D के लिए। उसमें हिस्सा लेने के लिए जो राज्य सरकार को आने का है, चावल भी हो, जो गन्नी बैग्स है, जो GST ये फंड्स आना है, सब कुछ छोड़ दे के केसीआर खुद का कमाई में लग गए। ये इसीलिए मैं आम जनता को ये बोलना चाहता हूँ, केसीआर उनका धंधा तो नहीं छोड़े। अभी लोगों को बोल रहा है बहुत मेहनत की है हम लोग, केटीआर तो बहुत बाज़ार में जाके बहुत मेहनत कर रहा है, जो झाड़ू मारने वाले से खाना खा ले रहा है। केसीआर साहब ने प्रगति भवन में बैठ के रिव्यूज़ कर रहा है, आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहा है बोल के टीवीओं में पेपरों में लिख रहा, मगर जो लिख रहा है वो सही नहीं है। जो पीछे काला धंधा चल रहा है, इनका हज़ारों करोड़ों रुपए कमाने के लिए अभी केंद्र सरकार से कुछ लाइसेंस लेके जॉइंट वेंचर बने हैं। ये सरासर राज्य सरकार को जो भी मिलना है वो छोड़ दे के केंद्र सरकार से केसीआर और मोदी दोनों मिलके ये लूटने का काम में लग गए। अच्छा रेवंत रेड्डी साहब, ये बोलो कि सडनली केसीआर जो 21 डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री बोल के बोल रहा, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, वो नहीं है, कुछ टेस्ट ही नहीं कर रहा है ना। पूरा 4 करोड़ लोगों में 20,000 लोगों को टेस्ट किए और 1100 कुछ कम हज़ार के चिल्लर पॉजिटिव आ गए, 25 लोग मर गए बोल के बोल रहा है। मगर आजू बाजू में जो आंध्र प्रदेश है 1 लाख कुछ कम टेस्ट किए, महाराष्ट्र में कुछ कम 1.5 लाख टेस्ट किए। मतलब यहाँ पर टेस्ट नहीं कर रहे ना, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर टेस्ट किए तो किसको पॉजिटिव है किसको नेगेटिव है पता लगता। अगर एक भी टेस्ट नहीं किए तो 100% कोरोना फ्री स्टेट बन जाएगा। केसीआर एक बहाना कर रहा है, उनका बेटा बहुत लड़के कोरोना को ख़त्म कर दे के पूरा दुनिया को जीत लिए जैसा एक इम्प्रेशन देने के लिए कोशिश कर रहा है। वो सही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हर एक दिन आप कितने कोरोना टेस्ट करा रहे, उसमें से पॉजिटिव कितना है, वो लोग कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल कौन से दवाखान में उन लोगों को शरीक किया, अभी सरकार बोले तो पता लगेगा। इसीलिए वो सरासर झूठ बोल रहा है, वो गलत है।
नहीं अब गांधी हॉस्पिटल में रखे हैं, गांधी हॉस्पिटल में वहाँ पर जो पेशेंट है वो लोग बोल रहे हैं उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करें, खाली उनको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, फूड बराबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि एलिगेशन वहाँ के पेशेंट्स का है। और गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम उसको स्पेशल हॉस्पिटल बनाए और पूरे फैसिलिटीज दे रहे हैं, बल्कि क्लेम करी कौन नहीं, सरकार तो झूठ बोल रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर गांधी दवाखाना देख के बाहर आके क्या बोले, गांधी हॉस्पिटल जाने से चरलापल्ली जेल को जाना बेहतर है, जेल से भी भीतर है, ये कुछ सरकार कुछ भी नहीं कर रहा बोल के उनका हिस्सेदार है ना, उनके हिस्सेदार साई बोले तो ईटल राजेंद्र उसको साइको बोले। मतलब उन लोगों ने गलती की है तो कोई भी आवाज़ उठाए तो उन लोगों को गाली देना एक आदत बन गया सरकार को। जो हम नहीं बोल रहे हैं, उनके हिस्सेदार एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये चरलापल्ली जेल से भी एकदम गलीज है, गांधी दवाखाना कोई भी नहीं जा रहा है, इसीलिए सब लोग भाग के जा रहा है बोल के। कम से कम वो उन्होंने बोलने के बाद तो भी ये सुधरना सरकार। तो सरकार जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ के अलावा और कुछ बोल रहा ही नहीं, बाप बेटे दोनों। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने किसानों और दीगर मसाइल की यकसुई और हुकूमत के आमिराना रवैये के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल की। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने एक दिन की भूख हड़ताल से तरगीब लेते हुए तमाम अजला के जिले पार्टी ऑफिस पर एक रोज़ा भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। हनुमंत राव ने अपनी ही क़यामगाह पर हुकूमत के रवैये और किसानों के मसाइल पर एक रोज़ा भूख हड़ताल की। सदर पीसीसी ने इजहार यगानियत करते हुए उनको जूस पिलाकर भूख हड़ताल ख़त्म करवाई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोज़ाना तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद को ग़िज़ा फराहम कर रहा है और NGOs को रास तकसीम से रोकने का मकसद सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना और हाइजीनिक फूड की फराहमी है। एहतियाती तदाबीर इसका अहम मकसद है, वरना NGOs ही हमारे इमदादी कामों की रीढ़ की हड्डी है। डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन GHMC के जानिब से और NGOs के जानिब से जो जितना भी पूरे GHMC में 1 करोड़ की आबादी है, इस कोरोना के इस वक्त में पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख के ऊपर रेगुलरली दिया जा रहा है। इसमें NGOs को हमारे GHMC को हैंड ओवर करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रिकॉशंस लिए जाएंगे कि हाइजीनिक फूड रहा, साथ ही साथ में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पर भी मिस्टेक, एक छोटी सी भी गलती ना हो कहकर पूरा GHMC पूरी प्रिकॉशंस के साथ टोटली ट्राइंड विंग रहता है, या GHMC के कोई भी डिपार्टमेंट में विंग में हो तो उसके लिए GHMC को हैंड ओवर करने के लिए हम कह रहे हैं। और साथ ही साथ में GHMC का हर GHMC के लिमिट्स में पूरे 625 किलोमीटर लिमिट में GHMC के पूरे हर जगह पर GHMC हाइड्रोक्लोरिक स्प्रेइंग कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक स्प्रेइंग कर रही है। साथ ही साथ में रोड्स भी इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन है, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए आज से रोड भी जो है रोडों का भी काम चल रहा है। VDCC हो, BT रोड्स हो, CC रोड्स हो, और साथ ही साथ में फ्लाईओवर्स का काम भी हो, बहुत ही स्पीडली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रैफिक जीरो ट्रैफिक है, इससे कहां पर भी डे एंड नाइट वर्क चल रहा है। और साथ में ये जो GHMC के रेगुलरली मेन रोड्स, इंटरनल रोड स्ट्रीट्स रेगुलरली सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रेइंग भी चल रहा है। मुमताज़ सनतकार और नायब सदर ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वी अनिल रेड्डी ने कहा है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद सनतों को संभलने के लिए कम से कम 3 था 6 माह का अरसा दरकार होगा, बशर्ते कि हुकूमत सनतों को खुसूसी पैकेज दे और मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तनख्वाहों को प्रोविडेंट फंड और ESI के ज़रिए बाजपाई करे। इसके अलावा बरकी शरहों, GST और बैंक के लोन पर सूद को माफ़ करे। अनिल रेड्डी ने आज INN से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सनतों को जो नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पीरियड का जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे जितना भी पीरियड रहेगी लॉकडाउन 22 मार्च से लेके या 25 मार्च से लेके कब तक भी रहेगा लॉकडाउन, 7 तारीख, मई 7 तारीख और आगे भी जो भी रहेगा, इसका टोटल पेमेंट इंडस्ट्री लेबर और ऑफिसर्स का जो भी लेबर रहेगा, वेजेस वगैरह पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना ESA और PF से देना पड़ेगा। इसमें से अगर से नहीं देंगे, इंडस्ट्री अपने बल पे लेबर को पेमेंट नहीं दे सकते, मगर इंडस्ट्री का जो जिम्मेदारी रहेगी पेमेंट देने के लिए देने की कोशिश करेगी, मगर इंडस्ट्री बच नहीं पाएगी, उनका पूरा बेहाल हो जाएगा इंडस्ट्री का। और इंडस्ट्री का बेहाल अगर से हो गया तो हुकूमत को बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज क्लोज होने की वजह से पूरा लेबर रोड पे आ जाएंगे और इंडस्ट्री इकोनॉमी पूरा इफेक्ट हो जाएगा।
इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ESA और PF के से जो पेमेंट अगर से करेंगे इसका बहुत बढ़िया रहेगा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत गैर आबाद मजदूरों को यानी माइग्रेंट वर्कर्स को उनके मकाम पर ले जाने की छूट देकर पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस मामले में फ़ौरन अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। माइग्रेंट नकले मुकाम करने वाले मजदूरों को उनकी आबाई वतन रवाना करने मरकज़ी हुकूमत मुफ्त रेल सर्विसेज चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नकले मुकाम करने वाले मजदूरों को उनके आबाई वतन को रवाना करने की जिम्मेदारी हुकूमत को यानी मरकज़ी हुकूमत को लेनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों पर आयद करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 15 लाख मजदूर हैं। उनको तेलंगाना से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ बस से जाने के लिए 3 से 5 दिन का वक्त लग जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन को मुतल्लिका रियासत तक ट्रेन के जरिए रवाना किया जाए, वहां से उन रियासतों की हुकूमत उनको आबाई मकाम तक पहुंचाने का काम करेगी। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इक़दाम करें। तेलंगाना में दूसरे मरहले के मुफ्त चावल की तकसीम का जुमे से आगाज़ होगा और 2 मई से 1500 रुपये रकम जमा की जाएगी और 4 अजला में 1 किलो तुअर की दाल भी दी जाएगी। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि जुमे के दिन से 87,55,000 राशन कार्ड होल्डर्स में 12 किलो मुफ्त चावल की सरबराही का अमल शुरू किया जाएगा। निज़ामाबाद, नलगुंडा, वरंगल रूरल, मेदक में फी राशन कार्ड पर 1 किलो तुअर की दाल भी मुफ्त दी जाएगी। दीगर 29 अजला में 15 मई के बाद तुअर की दाल मुफ्त तकसीम की जाएगी। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स के बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में रकम जमा की जाएगी। हैं भी अकल तरीके कीमतों को अदा करते हुए किसानों की पूरी फसल खरीद रही है। इसके बावजूद किसानों के मसले पर सियासी मफाद हासिल करना इन दोनों जमातों को ज़ैब नहीं देता। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा है कि बालानगर फ्लाईओवर और ब्रिज के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अराजी के हुसूल में लोगों को ताउन करना चाहिए। इस सिलसिले में कुकटपल्ली अरकान असेंबली एम कृष्णा राव और CCP देवेंद्र रेड्डी के साथ जो मुतनाज़ अराजी है इस पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर राम मोहन ने कहा कि इस ब्रिज के लिए दरकार अराजी हुसूल मुकम्मल हो चुका है। दरमियान में बाज़ अराजी का मसला है जिसकी वजह से काम में रुकावटें पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त अच्छा मौका है कि काम तेज़ी से किया जाए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लॉकडाउन के बाद ट्रैफिक का मसला पैदा होगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ताउन करें और रुकन असम्बली से कहा कि वो इस सिलसिले में ताउन करते हुए अराजी के हुसूल का मसला ख़त्म करें। पुलिस ने एक जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जिसने खिलौने को बीमार बच्चा जाहिर करते हुए पुलिस को धोखा दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के वाइजाग में पेश आया। इस जोड़े ने खिलौने को बच्चा जाहिर करने के लिए इसको छुपा लिया ताकि चेक पोस्ट पर पुलिस से बचा जा सके। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस से कहा कि वो अस्पताल जा रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा बीमार है। एक चेक पोस्ट पर पुलिस मुलाजिमीन ने इस जोड़े को जाने की इजाज़त दे दी। ताहम जब ये जोड़ा वाइजाग शहर के NAD जंक्शन पहुंचा तो पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सफ़र करने की वजह दरियाफ्त की। अगरचे के इस जोड़े ने दावा किया कि वो इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, ताहम एक पुलिस मुलाजिम को इस जोड़े पर शक हुआ और उसने कपड़ा हटाने की ख्वाहिश की। जब कपड़ा हटाया गया तो पुलिस को ये देखकर हैरानी हुई कि इस कपड़े में बच्चा नहीं बल्कि बच्चे की तरह नजर आने वाला एक टेडी था। पुलिस ने बाद अज़ां इस जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इस तरह की धोखाधड़ी पर इस जोड़े को इंतबाह भी दिया। लॉकडाउन के नाम पर राजेंद्र नगर और मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस बर्बरियत के नए मामले सामने आए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के मुताबिक पुलिस ने 27 अप्रैल को एक गरीब ऑटो ड्राइवर सैयद अख्तर का हाथ तोड़ दिया जबकि पुलिस की मारपीट से उसके पैर में फ्रैक्चर भी आया।
जल्दी आँखों खोलो। देखो अभी तक इतना टाइम होगा, कोई भी हमारे को इंसाफ नहीं दिला रहे। भैया हमारे को इंसाफ होना, उसकी ड्यूटी सस्पेंड करो, उसकी ड्यूटी सस्पेंड करो। मेरे शौहर को मार के हड्डी तोड़ दिया उन्होंने। बार बार सीटी स्कैनिंग निकाले जा रही है, बार बार ECG निकाले जा रहे भैया। चलो भैया बॉलीवुड अदाकार इरफान खान की मौत के बाद गम में डूबे करोड़ों चाहने वालों को जुमेरात की सुबह उस वक्त दूसरा बड़ा झटका लगा जब उन्हें मशहूर ज़माना बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल की खबर मिली। ऋषि कपूर ने भी इरफान खान की तरह कैंसर से तवील लड़ाई लड़ने के बाद बिलाखिर दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। एक के बाद एक इन दो बड़े हादसों ने उनके घर वालों और शहदाइयों का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया। ऋषि कपूर को सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद गुज़िश्ता दिन ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऋषि कपूर गुज़िश्ता साल सितंबर में ही न्यूयॉर्क में तकरीबन 1 साल कैंसर का इलाज करवाने के बाद हिंदुस्तान लौटे थे। उन्हें साल 2018 में पता चला था कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। इसके बाद वो अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनके आखिरी वक्त में उनकी बीवी नीतू कपूर उनके साथ थीं। इस दरमियान ऋषि कपूर की बेटी रदीमा कपूर ने दिल्ली हुकूमत से गुजारिश की है कि उन्हें किया था। इसके बाद ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की। ऋषि कपूर की मुंबई में वाक़ चंदनवाड़ी शमशान घाट इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में आखिरी रसूमात अदा की गई। ऋषि कपूर की मौत के बाद उनका और अमिताभ बच्चन के साथ बनी एक आखिरी फिल्म 102 नॉट आउट का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी जिसमें ऋषि कपूर ने अमिताभ के बेटे का किरदार निभाया था। आपकी बचपन की फोटो? जी 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 रियली क्यूट है। ये भी तो देखिए। अरे यार ये फोटो कहाँ से मिली इनको? एंड लुक एट दिस, कभी 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 हमारी पहली फिल्म एक साथ हैं? कश्मीर कश्मीर क्या दिन थे यार। ब्यूटीफुल। यस चोपड़ा जी एंड व्हाट लवली फन यार। ये देखिए, डोंट मिस अमर अकबर एंथनी। वाओ एंथनी गोंजाल्वेस। पागलपन था एकदम, पागलपन एकदम। मनमोहन देसाई का जीनियस। वंडरफुल। एंड लुक एट दिस, अरे यार ये तो कुली आ गई। की बात मत करो यार। एंड हियर वी हैव नसीब एंड द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। वाओ बड़े दिन बीत गए, बड़े साल बीत गए। 27 साल के बाद हम दोनों फिर काम कर रहे हैं। सर 44 साल से हम काम कर रहे हैं। 44 years। 44 years? यस सर। वाह समय बीत गया यार। आप हो गए 65 के, मैं हो गया 76 का। मैं हो गया 75 का और आप हो गए 102 के। Oh, 102 not out. Rajumba. 4th of May. Don't forget. बोला तो उन्होंने मुझे ऐसे बोलने के लिए इसे कह रहा हूँ। 4th May, 102 not out in theaters. नाज़रीन इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।